गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। तो जो मैं कराती हूँ आपको क्लास कंप्लीट, उसे आपको क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी सेम वैसे ही करेंगे। आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। एक ना एक दिन अगर निरंतर प्रयास करते रहोगे, निरंतर संघर्ष करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, विकास की अवधारणा, ठीक है। उसमें हम कौन से टॉपिक पे आ गए थे, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, शैशवावस्था को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को, ठीक है। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें अनोखे अनोखे कार्य करने की बालक के अंदर, बच्चे के अंदर क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें अब देखेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं सबसे पहली है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। जो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। कैसे आ जाती है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो ये अवस्था है बाल्यावस्था, इसमें जो बालक का जो सबसे ज़्यादा तेज गति में किसमें होता है विकास, सबसे ज़्यादा तेज गति से शैशवावस्था में होता है। सबसे पहले गर्भावस्था में बताया था ना कि सबसे ज़्यादा होता है गर्भावस्था में, उससे बाद में फिर शैशवावस्था होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि विकास कुछ रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। बालक का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मतलब धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि धीरे धीरे विकास होता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। दूसरी विशेषता क्या है, मानसिक योग्यताओं का विकास। जो मानसिक योग्यताएं होती है इसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। दूसरा होता है मानसिक योग्यताओं का विकास। मानसिक योग्यताएं मतलब बच्चा क्या करता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, नया सीखने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, और तब उससे क्या होगा, उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें इसके बाद क्या देखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी ना इसलिए। तो क्या है दूसरा, मानसिक योग्यताओं का विकास। मानसिक योग्यताओं का विकास मैंने आपको बता ही दिया। जैसे बच्चा मतलब क्या करता है, समझने की शक्ति होती है, याद करने की जो शक्ति होती है उसका विकास होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे किसी चीज़ को वो मतलब घर में कुछ कार्य ऐसा चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ, तो उसे क्या करेगा बच्चा, सिचुएशन को, परिस्थिति को समझने की कोशिश करेगा धीरे धीरे, और फिर थोड़ा क्या होगा, उसे जो बातें, बचपन की जो बातें हैं वो याद रहनी शुरू हो जाएगी। वो किसी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा, ठीक है। तो और क्या करेगा कि प्रश्न पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब इस अवस्था में क्या होगा कि बच्चा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों से, जब उसे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा तो वो प्रश्न पे प्रश्न यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता हुआ जाता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो मानसिक योग्यताओं का विकास होता है किसमें, बाल्यावस्था में। दूसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता क्या है, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। मतलब उसकी कुछ नया जानने की इच्छा रहती है। बालक के मन में क्या होता है कि जो इच्छा जानने की होती है, कुछ नया करने की होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रबल होती है। वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, हर चीज़ के बारे में उसे जानकारी चाहिए। कुछ भी ऐसी नई चीज़ जिसके बारे में उसे नहीं पता तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो क्या होती है, बाल्यावस्था में जो इच्छा होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, जानने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रबल होती है, ठीक है।
ठीक है। वो मतलब उसे हर क्वेश्चन का जवाब चाहिए, क्यों और कैसे, कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसे उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि जो भी काम, जो भी समाज में, परिवार में, घर में जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है और उस कैसे हो रही है। क्यों और कैसे की जो अवधारणा होती है वो उसके मन में आनी शुरू हो जाती है। ये कौन सी विशेषता है? तीसरी विशेषता। नेक्स्ट क्या है? वास्तविक जगत से संबंध। साथ साथ में इसे नोट डाउन करते रहेंगे। वास्तविक जगत से संबंध से क्या अभिप्राय है? कि जो बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में आता है। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो सिर्फ वो कल्पनाएं करता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, एक घर बनाऊँगा, ये करूँगा। तो इस अवस्था में आने के बाद क्या होता है कि बच्चा उस काल्पनिक जगत से बाहर निकल के वास्तविक जगत में आता है। उसे असली समाज का, असली दुनियादारी का पता चलता है कि असलियत में क्या है। वास्तविक जगत से संबंध से क्या अभिप्राय है? कि जो जितने भी वास्तविक वस्तु है वो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे रहता है कि उसके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है। तो वो क्या करेगा? जो वास्तव में जो घटनाएं घटती है, जो उसके सामने होती है, वो उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। पहले किस दुनिया में जीता था? वो काल्पनिक दुनिया में जीता था। जैसे सीरियल को देखना, कार्टून को देखना, फिल्मों को देखना, उन्हें सोच के कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चा थोड़ा सा क्या करता है? समाज से जुड़ने लगता है। वास्तविक जगत में उसका प्रवेश होता है। उसे पता चलता है कि वास्तव में क्या है, वास्तव में चीज़ें कैसी है, कैसे लोग मैनेज करते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो वास्तविक जगत से उसका संबंध हो जाता है। अधिक से अधिक वो क्या करता है? वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है? नैतिक गुणों का विकास। बच्चे के नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था है जो उसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिक गुण आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब वो समाज में रहेगा तो उसमें क्या होगा? समाज में जाकर उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा। वो जितने भी अपनी आसपास की वस्तुएं, आसपास के लोग हैं, उनके वातावरण से, उनके पर्यावरण से कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? सामूहिक खेल में रुचि। जब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? जब छोटा बच्चा होता है शैशव अवस्था में, वो क्या करता है? घर में अकेला खेलता है या अपने बहन भाइयों के साथ खेलता है, ठीक है। लेकिन जब इस 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा जाता है तो वो सामूहिक रूप में खेलना पसंद करता है। मतलब उसे ग्रुप चाहिए खेलने के लिए। क्या चाहिए उसे? ग्रुप चाहिए। वो ऐसे ग्रुप में, ऐसे खेलों में रुचि लेता है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो उस ज़्यादा बच्चों के, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे ग्रुप बोलेंगे, सामूहिक बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चा इस अवस्था में क्या करेगा? सामूहिक खेलों में, जितने भी खेल ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें वो भाग लेगा। उसकी रुचि रहेगी उसमें कि मैं भी जाके इसमें हिस्सा लूँ, पार्टिसिपेट करूँ। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता मतलब वो खुद के बारे में सोचने लगता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। जैसे नहाना, धोना, अपना छोटे छोटे जो काम है वो बच्चा खुद करना शुरू कर देता है। उसके अंदर थोड़ी सी आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है कि मुझे ये काम खुद करना चाहिए। करते हैं ना 12 साल तक के बच्चे, अपने स्कूल का बैग लगाना, अपना स्कूल के लिए तैयार होना, अपना खुद से नहाना, खुद से अपने छोटे छोटे काम खुद से करना। तो उनके अंदर कैसी भावना आ जाती है? बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। इसके बाद क्या है? रचनात्मक कार्यों से रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं बालक? जितने भी निर्माण कार्य, मतलब किसी चीज़ को बनाना, जैसे लकड़ी का घर बनाना, झोपड़ी बनाना, कुछ प्रोजेक्ट बनाना, तो उन सारी चीज़ों में क्या करेंगे बच्चे? रुचि लेते हैं। इस अवस्था में जाके जितने भी निर्माण कार्य वाले, जिन चीज़ों, जैसे किसी चीज़ का निर्माण करना है, घर बनाना है, कागज की झोपड़ी बनाना है, कागज की नाव बनानी है, या फूलों का गुलदस्ता बनाना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसे मतलब एक एक चीज़ करके हम निर्माण करके एक नई चीज़ का, हम उन सारी चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ का निर्माण कर सके। तो उसमें क्या करता है बच्चा? बाल्यावस्था में इन सारी चीज़ों में रुचि लेने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। यानी सिगमंड फ्रायड है जो मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड, उनका मानना है विकसित होने लगती है। जो सिगमंड फ्रायड है उनका क्या मानना है? उन्होंने कहा है कि बालक में जन्म से ही काम की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। मतलब उनमें जो काम की जो इच्छा होती है वो जन्म से ही होती है। तो इसमें
इस उम्र में आके क्या होता है, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गई, बाल्यावस्था की विशेषताएं हो गई, इसे आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कि जो बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था कैसी अवस्था होती है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये शैशवावस्था के तुरंत बाद की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने रूटीन को, जितना भी उसका डेली का रूटीन होता है उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें फिर इसकी विशेषताएं क्या हो गई, शारीरिक एवं मानसिक विकास में उनकी स्थिरता आ जाती है, थोड़े समय के लिए ठहराव आ जाता है, मानसिक योग्यताओं का विकास होना शुरू हो जाता है, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वास्तविक जगत से संबंध होता है कि वास्तव में जगत है कैसा, पहले वो किस जगत में जीते थे, काल्पनिक जगत में जीते थे। नैतिक गुणों का विकास होता है बच्चे के, बच्चा क्या करता है, सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है, उसके अंदर, बालक के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं और काम प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। और जो सिगमंड फ्रायड थे, उनका क्या कहना था, उनका मानना था कि बालक जन्म से ही काम की भावना, बालक में जन्म से ही काम की भावना विकसित होने लगती है। ये क्या हो गई, बाल्यावस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है किशोरावस्था का, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। अब इस अवस्था को अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है कि इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। जैसे स्टेनले हॉल ने क्या कहा, स्टेनले हॉल ने इसे संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। उसमें 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देंगे, उसमें से आपको बताना है, टिक करना है। जब आपको पता होगा तभी तो आप सही लगाएंगे ना निशान। तो इसे स्टेनले हॉल ने क्या याद रखेंगे, किसने क्या कहा, स्टेनले हॉल ने इसे संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है, किशोरावस्था को। दूसरे कौन है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को क्या कहा है, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को घनिष्ठ मित्र की अवस्था कहा है। मतलब इस अवस्था में जाके बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को अपना एक घनिष्ठ मित्र चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चाहिए शेयर करने के लिए जिससे हम उस अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सके। तो इसलिए इसे क्या कहा है, घनिष्ठ मित्र की अवस्था कहा है। इसमें लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाती है और उससे क्या होता है कि उनके बीच में एक मित्रता हो जाती है और उसे क्या कहा जाता है, घनिष्ठ मित्र की अवस्था कहा जाता है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। क्यों कहा है जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के, बालक के ऊपर जब वो कितने साल तक, 12 से 18 साल के बीच होता है, तो वो उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारे उसके सवाल जवाब उसके मन में चलते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब बहुत संघर्ष तूफान उसके अंदर उठते रहते हैं कि मुझे अपने भविष्य के बारे में या अपने लिए क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है। तो इसे क्या कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पे सोचता है, किस अवस्था में सोचता है, किशोरावस्था में सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जरसील्ड ने क्या कहा है, जरसील्ड ने किशोरावस्था को बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण। उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था होती है उसमें परिपक्वता आ जाती है, मतलब बच्चा उसमें और ज़्यादा परिपक्व होना शुरू हो जाता है, तो उसी अवस्था को क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे। जब बाल्यावस्था में परिपक्व हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे। ठीक है, परिपक्वता की ओर संक्रमण। नेक्स्ट क्या है, काल्सनिक। काल्सनिक ने क्या कहा है किशोरावस्था को, काल्सनिक ने किशोरावस्था में क्या कहा है, उनके अनुसार परिभाषा क्या है कि किशोरावस्था में बालक प्रौढ़ों तथा वयस्कों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा 12 से 18 साल के बीच में रहता है तो उसे अपने घर में जितने बड़े बूढ़े हैं, प्रौढ़ है,
प्रौढ़ है, मतलब अपने घर के जितने भी बड़े लोग हैं और उनके घर के जितने भी जवान हैं, मतलब उस बच्चे से जितने भी बड़े घर के मेंबर हैं, उन सबको क्या समझता है कि ये तेरे काम में किसी न किसी तरह बाधा डाल रहे हैं। तो वो उन सबसे थोड़ी मतलब बचना चाहता है, उनसे बचना चाहता है कि ये मेरे काम में बाधा ना डाले, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दे, ठीक है। तो वो क्या, इस अवस्था में क्या होता है किशोरावस्था में, कि बालक अपने घर के मेंबरों से जो वयस्क होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनसे उनका अपने कार्य में जो वो इंटरफेयर करते हैं उससे बचना चाहता है। वो जो बाधा डालते हैं उससे उसे रोकते हैं किसी काम को कार्य करने के लिए, तो वो समझता है कि वो मेरे काम में कार्य में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो उनसे एक तरह की मतलब उसके मन में रहता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो ये जरूर बोलेंगे मुझे कुछ ना कुछ, इसलिए वो अपने घर वालों से, अपने घर के बड़े लोगों से क्या करता है, उसके मन में ये बात आ जाती है कि मुझे मेरे किसी भी काम को करने के लिए ये बाधा डालते हैं। उन्हें वो अपने घर वालों को ये सोचना शुरू करता है कि ये मेरा भला नहीं चाहते, ये मुझसे नफरत करते हैं। उसके बालक के मन में ये बातें आ जाती है और वो उनसे कटा सा रहना शुरू हो जाता है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसीलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पता नहीं बच्चे के मन में क्या क्या चलता है, ठीक है। इसके बाद आती है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने किशोरावस्था को क्या कहा है, स्ट्रेंग ने किशोरावस्था को कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठता और मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। मतलब ये एक नया जन्म है, बच्चे का एक नया जन्म है, जिसमें ऊंचे से ऊंचे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जितनी भी मानव विशेषताएं होती है, व्यक्ति की विशेषताएं होती है, उन सभी के दर्शन हो जाते हैं, उन सभी को देखता है बालक। किसमें, किशोरावस्था में। ये एक नया जन्म है, किसके अनुसार है, स्ट्रेंग के अनुसार। ये क्या हो गई, ये किशोरावस्था की परिभाषाएं हो गई। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं दी है किशोरावस्था की। इसके बाद देखेंगे कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले एक विशेषता कौन सी है, शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहले तो शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में लड़के में क्या होगा, दाढ़ी मूंछों का निकलना। लड़कियों में क्या होगा, लड़कियों में मासिक धर्म का आना, उनके जनन ग्रंथियों का बढ़ना, ये सारी चीजें क्या होगी, उसमें किशोरावस्था में बढ़नी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बालक के शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सामाजिक विकास। जब बालक इस अवस्था में बालक समाज के बीच में रहेगा, अपने दोस्तों के बीच में रहेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, परिवार के बीच में रहेगा, तो उसका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसके बाद संवेगात्मक विकास। इसे आप फटाफट से, मैं साइड होकर समझाती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, संवेगात्मक विकास। यानी बच्चे को क्या होता है, सुख और दुख की अनुभूति हो जाती है, कि उसे पता चल जाता है कि किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। इसके बाद है बुद्धि का अधिकतम विकास। सबसे ज़्यादा बुद्धि का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है, वो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का विकास बालक का सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। वो नई नई चीज़ें सीखनी शुरू करता है, निर्णय लेना शुरू करता है, आत्मनिर्भर बनना शुरू करता है, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग करनी शुरू करता है। तो वो क्या होता है, उस समय उसकी बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है भाषाई विकास। जब वो बाहर समाज में जाएगा, चार लोगों के बीच में बैठेगा, कुछ उसके दोस्त होंगे, वो दूसरी तरह की लैंग्वेज बोलते होंगे, कुछ दूसरी तरह की बोलते होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, वो अनेक भाषाओं को सीखेगा, अनेक भाषाओं का विकास होगा, ठीक है। तो इसमें किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे में भाषाओं का विकास होना शुरू हो जाता है, अनेक भाषाओं का विकास, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, विषमलिंगी भावना का विकास। यानी जो विपरीत लिंगी होते हैं सॉरी, जुकाम हो रखा मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए छींके आ रही बहुत, ठीक है। विषम लिंगी भावना का विकास से मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है
वो विपरीत लिंग, यानी जो लड़का होगा वो लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करेगा और जो लड़की होगी वो लड़कों से दोस्ती करने की वो कोशिश करेंगी। तो उनके अंदर क्या होता है, विषम लिंगी भावना का विकास होता है, मतलब वो अपने विपरीत लिंग के से अटैच होने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही, ठीक है, सॉरी इसके लिए। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना का विकास। एक तो बच्चा क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। एक उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है, आप उसे कुछ भी बोलोगे वो उसका उल्टा ही बोलेगा, आपको उल्टा ही करेगा। वो सोचता है बच्चा कि ये मेरा भला नहीं चाहते, मतलब मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, ठीक है, कि वो चाहता है कि मुझे कोई मेरे ऊपर रोक टोक ना हो, कोई मुझे रोक टोक ना सके। उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है, वो कुछ भी करो, आप कुछ भी बोलो उसे, वो उसका हमेशा विद्रोह करेगा, हमेशा बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता क्या है, व्यवसाय चयन में रुचि। मतलब उसे वो अपने बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में रुचि लेने लगता है कि मुझे करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, ईश्वर व धर्म में विश्वास। इस अवस्था में आके बालक ईश्वर को मानना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कुछ बच्चे जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे। सभी एक तरह के नहीं होते कि सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, नहीं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ धर्म में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। तो बच्चों में क्या होता है, ईश्वर व धर्म में उनकी रुचि कुछ बच्चों में बढ़ने लगती है, कुछ में नहीं बढ़ती। व्यक्तिगत मित्रता। नेक्स्ट क्या है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। बालक क्या चाहता है कि उसका एक घनिष्ठ मित्र हो। इस अवस्था में जाके क्या होता है, आपने देखा होगा कि लड़के अपना एक दोस्त बनाते हैं, घनिष्ठ मित्र बनाते हैं। लड़कियां होती है वो अपनी सहेलियां बनाती है, मित्र बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, इस अवस्था में, किशोरावस्था में उनके अंदर एक भावना होती है कि हमारा एक घनिष्ठ मित्र हो, एक स्पेशल मित्र हो जिससे हम अपनी बातें सारी शेयर कर सके, ठीक है। तो इस अवस्था में जाके, किशोरावस्था में क्या होता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। मतलब स्पेशल होना चाहिए एक हमारा, जिसे हम अपना घनिष्ठ मित्र कह सके, जिसे हम अपनी हर बात शेयर कर सके। इसके बाद क्या है, नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की भावना। इसमें इस अवस्था में ये भी डर रहता है, अवस्था में ये भी रहता है कि बच्चा क्या करता है, गलत कार्यों की ओर भी अग्रसर होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, नशे की आदत लग जाती है या किसी अपराध करने की उसको और उन्मुख हो जाता है, ठीक है। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें इसीलिए इसे तूफान की अवस्था और सबसे कठिन, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है कि इसमें बच्चे को ये समझ ही नहीं रहता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। नए नए विचार उसके मन में पनपते रहते हैं, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। अगर कोई उसे सही सलाह दे तो उसका विद्रोह करता है। तो ये अवस्था ही ऐसी है, किशोरा अवस्था, कि जिसमें एक बालक का जो समय होता है, जो उसकी अवस्था होती है वो बहुत कठिन होती है। उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि अब मुझे भविष्य में क्या करना है। कोई बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो ये ऐसी अवस्था है, 12 से 18 वर्ष की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर डालता है और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था हो गई। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कितने वर्ष से, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, या 18 वर्ष से ऊपर बोल सकते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। यह कैसा, यह व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। यह प्रौढ़ावस्था कैसी कही जाती है, व्यवहारिक जीवन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जीवन की गतिविधियां यानी गृहस्थ में फंस जाता है, ठीक है। गृहस्थी में
पारिवारिक जीवन की गतिविधियां होती है इस अवस्था में। इसमें क्या होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, जब जिम्मेदारी आएगी, परिवार होगा तो आत्मनिर्भर तो बनेगा ना। और उसकी प्रतिभाएं उभर कर आती है, मतलब उसके अंदर जो टैलेंट है वो उभर कर आता है कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, किसी का मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ करने का अलग तरीका है। तो उसके अंदर जो भी टैलेंट, जो भी प्रतिभाएं आती है वो किस एज में निकल के आती है, प्रौढ़ावस्था में निकल के आती है। तब वो उसे अपना टैलेंट दिखाता है और कुछ ना कुछ अपने आप, कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को क्या बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है, बिल्कुल सही, सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होगा, प्रौढ़ावस्था में। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती है। वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, करना क्या है, अपने उसका हर तरह से विकास होगा। वो समाज में भी बैठता है, उसका सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, क्योंकि वो एज 18 से ऊपर हो जाएगी तो शारीरिक विकास भी होगा। ठीक है, तो इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि सबसे अधिक विकास होता है। अब आ जाती है इसके बाद वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद कौन सी होती है, लास्ट स्टेज, वृद्धावस्था। ठीक है, लास्ट अवस्था। उसमें वृद्धावस्था कैसी होती है, आप सभी को पता है कि यह बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक क्या होती है, संवेदनशील होती है। कहते हैं ना कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग कैसा हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है। तो एक बूढ़े को और एक बच्चे को सेम एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। तो क्या करता है, उसे क्या बोला जाता है कि यह जो बाल्यावस्था की तरह ये क्या होती है, संवेदनशील होती है। कौन सी अवस्था, वृद्धावस्था। शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती है। शारीरिक क्षमताएं तो कम होगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। जब एज बढ़ेगी तो शारीरिक क्षमताएं कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इस अवस्था में बीमारियां अधिक होती है। जब व्यक्ति की एज ज़्यादा बढ़ने लगती है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसकी शारीरिक क्रियाएं काम कम करना शुरू कर देती है। तो उसके शरीर में क्या होती है, बीमारी होनी शुरू हो जाती है। कौन कौन सी बीमारी, जैसे तनाव, स्ट्रेस लेना। ज़्यादातर तनाव हर किसी, मतलब आपने देखा होगा कि सब जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं। दूसरा क्या है, बीपी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है वृद्धावस्था में। बीपी लो हो जाता है किसी का हाई हो जाता है। शक्ति की कमी हो जाती है, शरीर में शक्ति की कमी हो जाती है, शरीर में पावर की कमी हो जाती है। अब एज के साथ साथ शरीर में उतनी शक्ति, उतनी स्फूर्ति थोड़ी रहेगी जितनी किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में थी। तो क्या होता है, शक्ति की कमी हो जाती है। और क्या होता है, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। जो हमारी मेमोरी पावर होती है, याद करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी, जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है कि पहले तो फटाफट से किसी भी कार्य को करना है तो फटाफट से निर्णय लिया और कर दिया। फिर इस एज में जाके क्या होता है कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लास्ट क्या है कि इस अवस्था में व्यक्ति उत्तरदायित्व समाप्त करने के बाद आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में क्या करता है व्यक्ति कि सारे उत्तरदायित्व को खत्म करके कि चलो भाई अब ये अपना घर संभालो, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसकी ओर जाता है, आध्यात्म की ओर जाता है, आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये हमारी सारी अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अपनी क्लास को अच्छे से याद करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। पिछले वाली क्लास को सबको एक साथ लेके चलेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं डेली बोलती हूँ आपको कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपको क्लास लेनी है, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेनी है वहाँ से खोलेंगे और वहाँ से क्लास नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।